तो व्हाट्स अप बडीज, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को रिलीज़ हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है और आई होप आप लोगों ने मूवी देख ली होगी। और अगर तो आप लोग इंडिया में, तो ये वाली मूवी 1 या 2 दिन पहले ही रिलीज़ हुई है। तो इस वाली वीडियो में मैं किलर्स ऑफ द फ्लावर मून की एंडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हमें इसकी एंडिंग में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। और हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और यस, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिग स्पॉइलर वार्निंग। अब सबसे पहले ब्रीफली इस मूवी की स्टोरी पर आ जाते हैं। इस मूवी की स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यूएसए की एक स्टेट ओक्लाहोमा वो वाली लोकेशन दिखाई जाती है। वहाँ पे हमें 1920s का टाइम देखने को मिलता है। ओसेज इंडियंस लोग वहाँ पे रहते हैं जो कि ओसेज नेशन के होते हैं। हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है जब वहाँ से ऑयल फाउंड होता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पैसा आने लगता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, काफ़ी ज़्यादा उनके लोगों की ज़िंदगी अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है। मगर वो जो लोग होते हैं वो ऐसे शो ऑफ नहीं करते कि यस देखो हमारे पास पैसा आ गया। अराउंड द वर्ल्ड आउटसाइड लोगों को सब पता होता है कि इनके पास पैसा है, मगर वो ऐसे शो ऑफ नहीं करते। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ज़िंदगी उनकी जा रही होती है। तो वहाँ पर आ जाता है एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है विलियम हेल, जिसको रॉबर्ट डी नीरो ने प्ले किया है। वहाँ पर बेसिकली जो लोग हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो इनको एज अ इन्वेस्टर भी देखते हैं। उनको नहीं पता होता जो विलियम हेल है उसके यहाँ पर जो प्लान वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डार्क प्लान उसने अपने जहन में छुपाए रखे होते हैं। और उसके ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर आ जाता है उसका नेफ्यू अर्नेस्ट बुलगार्ड, जिसको लियोनार्डो डिकैप्रियो ने प्ले किया है, जो कि एक वॉर वेटरन होता है, जंग लड़के यहाँ पर आया हुआ होता है। हम देखते हैं कि कैसे जो विलियम हेल है काफ़ी ज़्यादा परसुएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि ओसेज नेशन की किसी लड़की के साथ यहाँ पर तुम शादी कर लो और उससे ये होगा कि जो सारा पैसा है वो हमारे फैमिली में भी आने लगेगा, यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं ना ज़िंदगी हमारी भी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद हमें यही दिखाया जाता है कि कैसे इनका यही प्लान होता है आहिस्ता आहिस्ता ओसेज के लोगों को मार देना। और उनको सिर्फ ऐसे नहीं मारना, इनको ऐसे मारना कि लोगों को लगे जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो कि ये इन लोगों ने खुद अपने आप को मारा है, यहाँ पर इन्होंने अपने आप को खुद मारा है, ना कि किसी और ने इनका मर्डर किया। हम देखते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करते रहते हैं। और उसके बाद हमें FBI एजेंट टॉम वाइट देखने को मिलता है, जिसको जेसी प्रीमज ने प्ले किया है। हम देखते हैं कि कैसे वो वहाँ पर आता है, सबकी इन्वेस्टिगेशन करता है, हर किसी से पूछताछ करता है। मगर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट हमें ये देखने को मिलता है, सबसे पहले तो जो विलियम हेल है उसका जो लॉयर होता है, जिसको ब्रेंडन फ्रेसर ने कैरेक्टर प्ले किया है, जिसका वो उसको ये कहता है अंडर्स बुलगार्ड को कि तुम विलियम हेल के खिलाफ बिल्कुल भी ना जाना, क्योंकि तुम्हें पता है इसके बाद हो सकता है तुम्हें भी मार दिया जाए, तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा, तो सेफ यही है कि तुम हमारा साथ दो। मगर हम उसके बाद देखते हैं, पहले तो वो ऐसे ही करता है, मगर उसके फ़ौरन बाद उसको जब अपनी वाइफ का रियलाइजेशन होता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ भी गलत किया, वो ये ऐसे गलत किया कि वो अपनी वाइफ को भी यहाँ पर स्लीपिंग पिल्स या जो स्लीपिंग इंजेक्शन है वो उसको देता रहता था। मगर हम ये देखते हैं कि कैसे वो अपनी माइंड को चेंज करता है और कोर्ट में जाकर वो विलियम हेल के खिलाफ बोल देता है कि इसी ने सब कुछ किया, इसी ने यहाँ पर सब कुछ किया, इसी ने सब लोगों को मारा, इसी का बेसिक ये प्लान था। और एंडिंग में हम ये भी देखते हैं जो मोली बुलगार्ड होती है उसको पता लग जाता है कि मेरा हस्बैंड इन सब मर्डर्स के पीछे था, तो वो हम देखते हैं कैसे उसको भी वहाँ से छोड़ के चली जाती है। और वो वाला जो सीन होता है जो उनकी कन्वर्सेशन होती है, और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार मतलब हो सकता है अभी इसको स्लैप करे या इस पर थोड़ा सा गुस्सा करे, वो बिल्कुल वहाँ से उठ के चली जाती है। और उसे एक तरह से यही यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया जा रहा है कि ये कितने ज़्यादा मतलब इनके पास पावर नहीं है, कितने ज़्यादा पावर है से यहाँ पर लह रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी एंडिंग पे। इसकी एंडिंग में हमें एक स्टेज टाइप पूरा सेटअप देखने को मिलता है। आप लोगों ने भी अगर एंडिंग देखी आप भी कहेंगे हैं मतलब ये इन्होंने एंड कैसे किया। हमें मार्टिन स्कॉर्सेज़ी खुद देखने को मिले थे उस स्टेज में। तो बेसिकली अगर आप लोगों को मैं बताता चलूँ ये है क्या, तो हमें जैसा कि पता है इस मूवी के जो डायरेक्टर है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, उनका यही प्लान था कि ये वाली मूवी ओसेज इंडियन जो ओसेज नेशन है उनके पर्सपेक्टिव से बनाना। अगर आप लोगों ने जो इसकी ओरिजिनल बुक रीड की है या आप लोगों को पता होगा जिस पर ये बेस है, वो वाली जो बुक है उस पर जो स्टोरी लिखी गई है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, दैट वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ FBI टॉम वाइट। और लियोनार्डो डिकैप्रियो सबसे पहले टॉम वाइट का कैरेक्टर ही प्ले करने जा रहे थे, मगर बाद में उनको यही लगा कि नहीं हमें उनके पर्सपेक्टिव से नहीं दिखानी चाहिए, हमें जो ओसेज नेशन है उनके पर्सपेक्टिव से दिखानी चाहिए, ताकि उनको भी यहाँ पर किसी हद तक जितना हम हो सके एज अ फिल्म मेकर्स जस्टिस दे सकें। तो इस वजह से यहाँ पर जो उन्होंने पूरा स्टेज किया। और अगर मैं बात करता हूँ 1930s और 40s में एक ये इंटरटेनमेंट का ज़रिया था, और वहाँ पर पूरी फैमिली गैदर होती थी रेडियो के सामने। और रेडियो में यहाँ पर हमें स्टेज देखने को मिलता था जहाँ पर वह किसी भी इवेंट को एज अ स्टेज बता रहे होते थे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो अगर आप लोगों ने भी देखी है हमें वहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिले जो कि ये बता रहे होते हैं कि उस इवेंट के बाद वहाँ पर
अर्नेस्ट बुलकार्ट के साथ क्या हुआ, विलियम हेल के साथ क्या हुआ, मौरी बुलकार्ट के साथ क्या हुआ, वो ऐसा बता रहे होते हैं इसमें। तो इसका बेसिकली मकसद था ही यही, थोड़ा सा उनको क्रेडिट देना उस स्टेज के लोगों को इस तरह से। और ये जो मैंने आप लोगों को पूरा स्टेज का बताया, ये असल में भी हो चुका है, ना कि सिर्फ इस फिल्म में। और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी वहाँ पर यही कहते हैं कि ये जो हम स्टोरी बता रहे हैं, ये इवेंट आहिस्ता आहिस्ता याद रखे जाते हैं, उसको बताए जाते हैं, जो कि एक हिस्ट्री रह जाती है। मगर जो लोग हैं इन्होंने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया, और ये हमारा काम है कि कैसे उनको इस चीज़ों में बताना ताकि उनको हिस्ट्री के बारे में पता लगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1930s और 1940s में इस पूरे स्टेज को दोबारा से रिक्रिएशन की गई थी इसकी, और उसके काफ़ी ज़्यादा सालों बाद हमें एक और भी देखने को मिला था कि इसको रिक्रिएट किया गया था। और उसके अब प्रेजेंट में किलर्स ऑफ द फ्लावर मून मूवी आई है, जिसमें मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने खुद यहाँ पर जो है एक्ट किया है उस स्टेज में, यहाँ पर लोगों को बताने की कोशिश की है। तो अब हम बेसिकली उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने बताया क्या था उस पूरे स्टेज रिक्रिएशन में। तो उन्होंने हमें फ्यूचर बताया था कि विलियम हेल के साथ क्या हुआ। तो विलियम हेल के साथ हुआ क्या, विलियम हेल जैसा कि हमें पता है, हमें मूवी में दिखाया गया था, उसको कोर्ट ने सज़ा दे दी थी, और वहाँ पर उस स्टेज के लोगों को लगा था नहीं यार इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा पहुँच है, आप लोगों को भी पता होगा, हमें मूवी में दिखाया गया है, तो इसके साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मगर हम ये देखते हैं कि 1929 में उसको जो है कन्विक्ट कर दिया जाता है, उसको सज़ा दे दी जाती है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है विलियम हेल जो है उसको 1947 में रिलीज़ कर दिया जाता है प्रिजन से, और उसको ये कहा जाता है कि आज के बाद जो है ना तुम इस ओक्लाहोमा स्टेट के जो सेज नेशन जहाँ पे रहती है ना, इसके आसपास दिखना भी ना। मगर उसने इस वाली बात को भी नहीं माना, वो कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर बाद उस ओक्लाहोमा स्टेट में आया जाया करता था। मगर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा सालों बाद उसकी डेथ हो जाती है एक नर्सिंग होम में ही, एरिज़ोना में, 1962 में। ये तो हो गया विलियम हेल का। अब हम आ जाते हैं अर्नेस्ट बुलकार्ट पे, लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर पर। उसको भी लाइफ सेंटेंस होती है, मगर हम देखते हैं कि लाइफ सेंटेंस तो होती है, उसको भी जेल से रहा कर दिया जाता है। 1937 में उसको रहा कर दिया जाता है, मगर रिहाई के बाद भी उसको जो कहते हैं ना इज़्ज़त रासन आई। उसने क्या किया, एक 3 साल बाद ही, अपनी रिहाई के 3 साल बाद उसने एक वुमेन के साथ एक रॉबरी की, और रॉबरी भी कोई ऐसी नहीं की, उसने रॉबरी की एक घर में लिली मोलर बुलकार्ट जो कि उसकी सिस्टर इन लॉ थी, उसके घर में रॉबरी की, और इसकी सज़ा में भी उसको दोबारा से जेल में डाल दिया जाता है। मगर उसके बाद हम देखते हैं कैसे वो जेल से आज़ाद हो जाता है 1959 में, और उसको वहाँ पे रिहाई मिल जाती है, और 1965 में उसकी डेथ हो जाती है। ये यहाँ पर हो जाता है विलियम हेल के साथ। तो यस, ये यहाँ पर इन 2 मेन कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, इनके साथ फ्यूचर में ये हुआ था, और मूवी की एंडिंग में हमें यही दिखाया जाता है सब कुछ। काफ़ी ज़्यादा मास्टरपीस मूवी है, 3 घंटे की मूवी, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ट्रू सिनेमा, ट्रू कल्चर, ट्रू आर्ट वाली हमें मूवी देखने को मिल रही है, जो कि आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। तो बस ओवरऑल वीडियो में यही था। आप लोग जो कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, इसकी एंडिंग कैसी लगी, वो भी ज़रूर बताएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।